अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच 17 सितंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान ने आज 12 रुकनी टीम का ऐलान भी कर दिया। शाहनवाज धानी जगह नहीं बना सके, लेकिन जाहिद महमूद 12 रुकनी टीम में शामिल हैं। तो एक अच्छी रवायत कह लें कि मैच से तकरीबन 2 दिन पहले 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। तो वो जो बहुत सारी खबरें चल रही होती थी कौन टीम में है कौन नहीं है, उसका भी जो है वो थोड़ा सा खात्मा हुआ। लेकिन 12 रुकनी टीम मौजूद है, उसका भी तज़किया करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आज डोमेस्टिक के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का जनाब ऐलान किया है, और सीनियर खिलाड़ी जिनमें कामरान अकमल हैं, वहाब रियाज हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, इन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो पूरे साल का होता है उसको ना लेने को तरजीह दी। उसके अलावा उनका जो हदफ रहा वो इवेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पे रहा, तो वो खेलेंगे ज़रूर। ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 लाख तक जो है वो A+ कैटेगरी के प्लेयर्स उठा रहे हैं। इसके अलावा B, C और D कैटेगरी के अंदर भी तनख्वाहों में इजाफे हुए हैं, तो एक खिलाड़ियों के लिए इस लिहाज से अच्छी खबर है। साथ साथ बलोचिस्तान और KP के भी खिलाड़ियों को भी यहाँ पर तरजीह दी गई है। पुरान में आज डिटेल बात करेंगे पूरे इस पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। सो रीप्ले हेडलाइन आपने देखी है, और बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले वनडे इंटरनेशनल की, जो कि 17 सितंबर को खेला जाएगा। आज 15 सितंबर है और टीम की अनाउंसमेंट भी आज कर दी गई है। इस सारे मामले पे बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। अस्सलाम। समर साहब, तो 18 साल पर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में, और 2 दिन बाद एक तारीखी सीरीज का आगाज़ हो रहा है। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने पिछले मैच प्रोग्राम में बात की थी कि न्यूजीलैंड का पाकिस्तान आना, और जब ये इंशाल्लाह 17 तारीख को इन एक्शन होगा 2:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में, तो तारीख रकम होगी। देखिए, न्यूजीलैंड तो आ गई है हमारे मुल्क में। जी हाँ। अब वो इंग्लैंड का जो आना होगा इसके बाद, वो भी एक मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी दिन होगा पाकिस्तान की क्रिकेट में, कि जिस तरह से हम लोग आइसोलेट हो गए थे, जिस तरह हम UAE में अपना होम ग्राउंड बनाकर क्रिकेट खेल रहे थे, जी, इन सब चीज़ों का खात्मा तकरीबन हो रहा है। और अपने होम ग्राउंड पे अपने सामने अपने तमाशाइयों के और सपोर्टर्स और फैन के सामने, जिन पाकिस्तानी यंगस्टर्स ने अपने खिलाड़ियों को कभी खेलते नहीं देखा अपने होम ग्राउंड पर, ना इन फ्लैश कभी देखा जी, अब वो उनको ये मौक़े मैसर हो गए हैं कि वो अपने ही ग्राउंड पे अपने ही खिलाड़ियों को और बाहर के से आने वाले खिलाड़ियों से वो गेम एंजॉय करें और महसूस हो। बिल्कुल 25% क्राउड अलाउ है। आई होप के चंद विकेट बाकी होंगे, तो ज़रूर खरीदिए। PCB के प्लेटफॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं। और साथ साथ पाकिस्तान ने 12 रुकनी टीम का भी ऐलान किया, जिसके अंदर कप्तान बाबर आजम तो मौजूद हैं, ये शादाब हैं आपके सामने स्क्रीन पे भी। हम टीम भी ले आते हैं जनाब। फ़खर जमान भी हैं, हारिस रऊफ़ मौजूद हैं, हसन अली हैं, इसी तरह इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, इमामुल हक मौजूद हैं, मोहम्मद रिज़ हैं, सऊद शकील हैं, शाहीन शाफरीदी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद। तो कमर साहब से तो बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब ने भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 12 रुकनी टीम के अनाउंसमेंट 2 दिन पहले, तो क्या रमीज राजा के आने के बाद हम समझे कि ये चीज़ रेगुलर हुआ करेगी? वो जो हमें आखिरी घंटे तक तलाश होती थी कौन खेल रहा है नहीं खेल रहा, तो मुझे लगता है शायद कुछ ट्रेडिशन बदलेगा। अच्छी चीज़ है, एतमाद में इजाफा होगा उन प्लेयरों की जो खेल रहे हैं या जो टीम में शामिल हो सकते हैं। एक खिलाड़ी मुझे लग रहा है, जैसे 3 लेग स्पिनर है इस टीम में, तो जाहिद महमूद की शायद जगह ना बने और बाकी 11 खिलाड़ी खेल जाए। लेकिन ये अच्छी रिवायतें एग्रेशन शो करती है कि आपको एतमाद होना चाहिए कि हमारे ये 11 है, और आप एक दिन पहले डिसाइड कर लें ताकि वो प्रैक्टिस में भी उसी एनर्जी के साथ जाएं जिस एनर्जी के साथ वो मैच में जाएं। बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद है कमर भाई, आपकी भी क्या राय है? चूंकि 2 दिन पहले टीम का अनाउंसमेंट शायद हाशमी साहब ने फरमाया कि टीम का कॉन्फिडेंस जो है उससे बुलंद होता है, और ज़्यादातर देखें सऊद शकील भी शामिल हैं, इसी तरह हमने जाहिद महमूद को 12 रुकनी टीम में डाला है, उस्मान कादिर भी मौजूद हैं, तो यंगस्टर्स को भी चांस मिल रहा है इस सीरीज़ के अंदर। और इफ्तिखार अहमद भी बहरहाल मौजूद हैं, उनको भी वनडे इंटरनेशनल मौका मिल रहा है। तो आपकी क्या राय है इस 12 रुकनी टीम पर? शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, इसलिए देखें कि जब आप खिलाड़ियों को तज़ब्ज़ुब में रखेंगे, सस्पेंस में रखेंगे और सुबह तक टीम अनाउंस नहीं करेंगे, मीडिया को आप शक व शुबहात में रखेंगे, तो फिर ये नफसियाती तौर पे मेरे ख्याल में ये न टीम मेंबर्स के लिए सही होता है कि वो सो नहीं सकते कि सुबह कौन खेलेगा कल और कौन नहीं खेलेगा। जी। फिर मीडिया को भी प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी डेडलाइन को प्रॉपरली मीट नहीं कर सकते और ना अपने एडिटर को कन्विंस कर सकते। सकून हो गया ना सर, 12 रुकनी टीम आ गई, सिंपल लिखिए और आगे बढ़िए। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये ट्रेडिशन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अफ्रीका और इन जैसे जगहों पे, न्यूजीलैंड में ये 1 दिन पहले 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं ताकि खिलाड़ी आराम से नींद कर सके और सो सके। ठीक है।
तो शाहिद साहब आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र होती है, इन डेप्थ भी। तो क्या लगता है ये जो 11 रुकनी टीम हमारी बनी है, इसमें जो कॉम्बिनेशन खिलाया जाएगा, आपको लगता है कि ये तीनों मैचेस के लिए बरकरार रहेगा? बेसिकली आपको क्या लगता है सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक का विजन क्या होगा इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज में? देखिए, कंसिस्टेंट चांस देना पड़ेगा। अब आपने जिन प्लेयर्स को लिया है, अगर एक प्लेयर एक मैच में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता तो आप उसको कम से कम एटलीस्ट 3 में से 2 मैच तो दें। फिर तीसरे मैच में अगर आप 2-0 आगे भी हों या अगर आप 1-1 भी हों तो आप ब्रेव अप्रोच इख्तियार करें, एग्रेशन इख्तियार करें और आप फिर उन प्लेयरों को चांस दें जिनको आपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले 2 मैचों में आप उन्हीं प्लेयरों को रखें जिनको आपने पहले मैच में रखा है, और परफॉर्मेंस ना होने की सूरत में भी कम से कम 2 चांस तो एक प्लेयर को मिले, और इससे प्लेयरों के एतमाद में भी इजाफा होगा और टीम कॉम्बिनेशन बनाने में भी मदद। सर आपको लगता है कि ये जो 12 रुकनी टीम है, इसमें जैसे शाहनवाज धानी नहीं आ सके, वसीम जूनियर नहीं आ सके, तो आपके ख्याल में इस वक्त ये 12 रुकनी टीम ठीक इंतखाब है? चूँकि एक है ऐसा हल्का जो स्पेशली शाहनवाज धानी को इन एक्शन देखना चाहता है उनके PSL की परफॉर्मेंस के बाद कि थोड़ा जज हो जाएं, एक बड़ा एक्स फैक्टर भी हो सकते हैं शायद अगर वर्ल्ड T20 स्क्वाड में उनको शामिल किया जाता है स्क्वाड के अंदर। तो आपकी क्या राय है शाहनवाज धानी पे, अगर मैं स्पेशली आपसे पूछूं? अच्छा प्लेयर है शाहनवाज धानी, लेकिन अभी मत भूलें कि ये दोनों यंगस्टर हैं। शाहनवाज धानी भी यंग है, वसीम जूनियर भी यंग है। अभी आप इनको T20 में खिला के इनको मैच्योरिटी दें। 10, 12, 15 जब ये T20 खेलेंगे तो फिर इनको आप ग्रेजुअली वनडे में लेके आए। अभी हम ये कर रहे हैं कि T20 की परफॉर्मेंस पे वनडे खिला देते हैं, वनडे की परफॉर्मेंस पे टेस्ट खिला देते हैं। टेस्ट वाला एक दफा टेस्ट सीरीज में होता है, टेस्ट नहीं खेल पाता उसे वनडे में अगली दफा ले आते हैं। और इसकी सामने मिसाल आपके सामने है, सलमान अली आगा को पहले टेस्ट में रखा, फिर उसे उनको इंग्लैंड में वनडे की टीम में रखा, वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, बगैर खेले वो बेचारे बाहर हो गए। इसी तरह रोहेल नजीर बगैर खेले बाहर हो गए। तो आप एक कंसिस्टेंट चांस दें प्लेयरों को, और एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस पे दूसरे फॉर्मेट में फौरन चांस ना दें, पहले उसे उस वाले फॉर्मेट में जिसमें वो अच्छा कर रहा है मैच्योर करें। PSL एक T20 का फॉर्मेट है जिसमें शाहनवाज दानी टॉप विकेट टेकर थे, वसीम जूनियर ने अच्छा किया था। इनको पहले मैच्योर करें T20 में, फिर उसके बाद उन्हें वनडे में लेके आए। 4 ओवर में और 10 ओवर में अच्छा खासा फर्क होता है जो एक प्लेयर क्रॉस करेगा, उबूर करेगा एटलीस्ट 10 T20 मैच। ठीक है, शाहिद साहब मौजूद हैं, कमर साहब मौजूद हैं, इनसे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका क्या कहना था पाकिस्तान न्यूजीलैंड ODI सीरीज़ पर, दिखाते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी जनाब, हसन अली की गुफ्तगू भी देखी। और कमर भाई अगर मैं आपसे पहले पूछूं तो अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के तमाम जो रेगुलर मेंबर्स हैं वो फिट हैं, क्योंकि हसन अली ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में कमबैक किया था तो पता चला कि पाकिस्तान उनको कितना मिस कर रहा था। उनके आने के बाद शाहीन को भी बूस्ट मिला। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़? गो के शायद न्यूजीलैंड के स्ट्रेंथ वो नहीं है जो उनके कप्तान या उनके मेजर बॉलर की सूरत में हो सकती थी, बट एक ऐसी टीम है, एक ऐसा नेशन जो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है पिछले 5-6 सालों से। सो पाकिस्तान को आपके ख्याल में क्या हिकमत अमली बनाना होगी? देखिए, फिटनेस और फॉर्म अगर सही है तो किसी भी यंग खिलाड़ी को किसी वक्त भी मौके मिल सकते हैं खेलने के। रहा फिटनेस और फॉर्म, तो जो न्यूजीलैंड की टीम है वो सेकंड स्ट्रिंग टीम आप लोग कहते रहें, मैं तो नहीं कहूँगा वो, इसलिए हम इसलिए नहीं कह रहे, हम कह रहे की प्लेयर्स नहीं लाए। सेकंड स्ट्रिंग टीम तो कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल सतह पर जिस टीम को न्यूजीलैंड ने भेजा है वो कोई मामूली सी टीम नहीं है, तो कभी अंडर एस्टिमेट न करें। और टफ मुकाबला होगा, पाकिस्तान होम ग्राउंड पे खेल रहा होगा जी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाइयों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आकर अपने खिलाड़ियों और बाहर के खिलाड़ियों को, स्टार्स को देखने के लिए। मेरी तो और सब लोगों की, सपोर्टर्स की और फैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अच्छी हालात में, अच्छे सेंस में सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी पाकिस्तान में इम्प्रूव हो गई है, वो लोग एंजॉय करें इस सीरीज़ को। ठीक है। और तुम देखें कि अपनी आंखों के सामने कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, बाहर के खिलाड़ी और खुशियाँ मनाएं, वो इसलिए कि आपके अपने होम ग्राउंड पे ये सारे मैच खेल रहे होंगे। जी हाँ, और जैसे PCB का स्लोगन है कि हो रहा है, बिल्कुल क्रिकेट का जो मेला है वो शुरू हो रहा है। तो इस पर मज़ीद बात करेंगे, पिंडी स्टेडियम की कुछ आपको लेटेस्ट झलकियाँ भी दिखाएंगे कि वहाँ कैसे इंतजामात हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुश आमदेद। और अब बात करते हैं कुछ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की। और शायद भाई आपने जैसे कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को जिस तरह बेशक बांग्लादेश से हार के क्यों ना आए हो, लेकिन कमज़ोर नहीं करा दिया सकता, तो कुछ
आप बताइएगा इस टीम के बारे में। काफ़ी नए चेहरे मौजूद हैं, लेकिन जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि ये न्यूजीलैंड की जो टीम है एज अ क्रिकेटिंग नेशन ऑन द राइज है। सो बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, एक बड़ा कॉन्फिडेंट बंच ऑफ ग्रुप है, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश की शिकस्त को वो यहाँ पर एक तजर्बा सीख कर यहाँ पर उसको पॉजिटिव लेंगे। जी शाहिद साहब। पाकिस्तान में ऐसी पिचेज नहीं मिलेंगी, जी जी, पाकिस्तान में उनको ऐसी पिचेज नहीं मिलेंगी जैसी बांग्लादेश में स्लो टर्नर थी या एकदम से स्क्वायर टर्न हो रही थी बॉल, उसके ऊपर ऐसी पिचें नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान चूंकि फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा रिलाई करता है तो उस टाइप के पिचें ज्यादा होंगी, और बैटिंग को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो न्यूजीलैंड की टीम व्हाइट बॉल की अच्छी टीम है, इवन दो कि उनके 10 मेन प्लेयर आईपीएल में खेल रहे हैं और यहाँ नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद उनके जो प्लेयर्स हैं, जो सेकंड स्ट्रिंग के भी उनके प्लेयर हैं, वो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है, उनके यहाँ स्मैश T20 जो T20 का टूर्नामेंट है वो बहुत अच्छा होता है। तो उनके प्लेयर अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो कभी भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनकी जो होम कंडीशन है, उनकी जो होम क्रिकेट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, उससे उन्हें बड़ा तजर्बा मिला है और ये एक अच्छी टीम है। पेस बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी है, और उनके पास अब स्पिनर भी हैं। एजाज पटेल वहाँ T20 डेब्यू किया है बांग्लादेश में, यहाँ उनका यकीनन वनडे डेब्यू होगा। कॉलिन मैककॉनकी उनके बहुत अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो उनके पास अच्छे खासे प्लेयर हैं। और जिस तरह कमर भाई ने कहा कि किसी भी टीम को, इंटरनेशनल टीम को इजी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। और कमर भाई, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इस सीरीज़ में एक बड़ा हंगामा खेज पिछले 15 दिन के बाद दाखिल हो रहे हैं, जहां हमारे कोचेस रिजाइन कर गए, जहां हमारे चेयरमैन नए आ गए, जहां पर टीम के अंदर बड़ी तब्दीलियां हुई। बट अच्छी बात यह है कि हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। दूसरा, एक ऐसी टीम के खिलाफ, जैसे शाहिद साहब ने तस्करा किया कि उनके कप्तान समेत उनके कम 10 मेन खिलाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है। सो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, वो जो कहते हैं नर्व्स को काम डाउन करने के लिए, और फिर आगे बढ़ने के लिए जो वर्ल्ड कप की जाने हमारा सफर है, आई थिंक ये जो वनडे और फिर T20 सीरीज स्पेशली, इसमें जीत आपको बहुत यहाँ पर मदद देगी। जीत हमेशा मदद देती है। इससे बड़ा टॉनिक, विनिंग इज टॉनिक। इससे ज़्यादा मोरल बूस्टिंग चीज़ कोई नहीं होती कि आप जीतें। और किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आदमी इसलिए खेलता है जीतने के लिए। जी जी, हार जाए वो तो अलग बात है, इसलिए कि अगर आप ख़राब खेल पेश करेंगे तो परफॉर्मेंस ख़राब होगी और आप जाहिर है कि मैच हारेंगे। लेकिन एक नई न्यूजीलैंड की टीम, एक नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और हालात मिलते जुलते हैं दोनों तरफ और फिर एक नया माहौल, क्राउड का जो तरस रहा था मैच देखने के लिए जी, पाकिस्तान में, वो ये सारे कम्बिनेशन मिलकर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेज होगा पाकिस्तान में क्रिकेट का। बिल्कुल। और पिंडी की स्टेडियम और उनके जो बॉयज़ खेलने पिंडी जिनको हम कहते हैं, बड़े जी वो जुनूनी है क्रिकेट के लिए। और मैंने PSL में देखा कि बारिश हुई और ग्राउंड खाली है, लेकिन जैसे ही टॉस हुआ पता नहीं पूरा स्टेडियम फिल हो जाता था। बड़े ज़बरदस्त मैचेस रहे। शायद साहब, आपसे आखिर में अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि पाकिस्तान की टीम में जैसे फ़खर जमान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, चूँकि वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में रिजर्व में शामिल हैं, कहीं ना कहीं खबरें ऐसी मौजूद हैं कि शायद कहीं उनका चांस ही बन सकता है, एक अगर उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो। दूसरा, इमामुल हक हैं, इफ्तिखार हैं, इसके साथ साथ सऊद शकील हैं। सो बहुत कुछ पॉइंट प्रूव करने को है लड़कों को भी। और अच्छी बात यह कि एक ऐसी टीम के खिलाफ खेलें जो फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, और अपने घर में खेलने का तो हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, मैं शुरू से ही ऐसा मुझे रियलाइजेशन हो रही है। मेरा जो अपना ओपिनियन है वो यही है कि फ़खर जमान अगर इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो रिजर्व में से टॉप 15 में आ जाएंगे T20 वर्ल्ड कप पे। हैरान कुन डिसीजन है कि फ़खर जमान T20 वर्ल्ड कप के 15 रुकनी टीम में जगह नहीं बना सके, और इसी तरह उस्मान कादिर भी मुझे लग रहा है रिजर्व से निकलकर वो आ जाएंगे 15 जो T20 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी। ये दो खिलाड़ी, इनके लिए ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस सीरीज से आपको पता चलेगा इस वनडे के बाद फिर 5 जो T20 खेलेंगे और 2 इंग्लैंड के खिलाफ, कि आपके असल 15 कौन है। अभी आपने अनाउंस तो कर दिए, लेकिन अभी भी खुद श्योर नहीं है, इवन चीफ सेलेक्टर भी खुद श्योर नहीं है कि 16 अक्टूबर की जो डेट पाकिस्तान ने बढ़वाई है 10 अक्टूबर की डेट से 16 अक्टूबर इसीलिए रखी है कि वो इंग्लैंड के 2 मैचेस भी शामिल कर ली जाए, उसके बाद देखा जाए कि कौन से 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जो नहीं सूट करते हमें T20 वर्ल्ड कप में ले जाने के लिए, और कौन से 2 प्लेयर हैं जो हमने आया रिजर्व में रखे या कहीं बाहर रखे हैं, उनको हम T20 वर्ल्ड कप में लेके जाए। शायद भी एक और बड़ी बात हो रही है ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जिसका जिक्र रवीजा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और फिर उन्होंने टीम मीटिंग में भी जो जिक्र किया था उसको उन्होंने खुद कंफर्म किया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा हम
एक चेंज टीम होंगे, ये शायद रातों रात तो मुमकिन नहीं होगा। आपने जो ग्राउंड पे मेहनत की है, जो आपके स्किल्स हैं, वही आप परफॉर्म कर पाएंगे ना। लेकिन आपको क्या लगता है, टास्क जो चेयरमैन की जानिब से है, ऐसा तो नहीं है माइट भी कि थोड़ा सा कहीं टीम बहुत तेज़ खेलने के चक्कर में हम अपनी विकेटें गंवाना शुरू कर दें, प्रेशर में आ जाएं? अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? और इससे तो इनकार कोई है नहीं कि बेहतरी गुंजाइश मौजूद है और चेयरमैन अगर इस जानिब इशारा कर रहे हैं तो हक बजाने में। देखिए, कभी ना कभी तो पाकिस्तान को वो एग्रेशन, वो मॉडर्न क्रिकेट अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो पूरी दुनिया खेल रही है। इंडिया जिस तरह खेल रही है, इंग्लैंड जिस तरह खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेल रही है, न्यूजीलैंड जिस तरह खेल रही है, तो हमें टॉप टियर में आने के लिए हमें वही वाली क्रिकेट अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वही वाली क्रिकेटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अभी तक हमने नहीं की। और जहां तक ये कहना कि कर पाएंगे या नहीं, तो आपके पास इंग्लैंड की मिसाल है। 2015 के वर्ल्ड कप में बहुत ही बुरी उन्होंने क्रिकेट खेली और वो बांग्लादेश से हारने के बाद वर्ल्ड कप 2015 के क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे। वो अपने घर आए वापस, उन्होंने ट्रेवर बेलिस को ऑस्ट्रेलिया के कोच रखा। दूसरे ही मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 का स्कोर कर दिया और न्यूजीलैंड को उन्होंने वो सीरीज में शिकस्त दी। और उन्होंने तेजी से अपनी क्रिकेट डेवलप की, ट्रांसफॉर्म की, और जो उनके 350 प्लस स्कोर्स हैं वो 2015 के बाद 80% उनके 350 प्लस स्कोर 2015 के वर्ल्ड कप के बाद हैं। तो इंग्लैंड अगर कर सकता है तो वाई नॉट पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। और कमर साहब, आपसे यही सवाल कि 270 280 किए हमने, 300 प्लस वाले स्कोर भी, मुझे याद है वर्ल्ड कप में भी हमने इंग्लैंड को हराया था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात रमीज राजा साहब कर रहे हैं, वाज़ारी बात है वो दुनिया में वो चीज़ें बड़ी बगौर मुशाहिदा कर आए हैं, बट इम्प्लीमेंट करना भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप वो कर पाएंगे। पेप टॉक तो दे सकते हैं, अप्रोच दे सकते हैं, पर क्या खिलाड़ी आपको लगता है कि हम अभी तैयार हैं कि हम इस तरह की अप्रोच करेंगे? क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी भी टीम में सेट नहीं है। सऊद शकील होंगे, इसी तरह फ़खर धवान की वापसी हो रही है, इफ्तिखार अहमद का आपको पता है कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा उन पर होता रहता है। तो मामलात अभी कुछ मुझे लगता है कि बनते बनेंगे, दम तो शायद नहीं कर पाएंगे। देखिए, क्रिकेट का खेल ऐसा है कि ये सिचुएशन के लिहाज से खेला जाता है। अब रहा डिफरेंट फॉर्मेट की क्रिकेट हो गई है कि 50 ओवर का खेल है, फिर अब 20 ओवर का खेल है, और इसके साथ अब वो समझते हैं कि वो 100 का एक गेम आ गया है। ये सारी चीज़ें वो सिचुएशन के लिहाज से खेली जाती हैं। जी। मैं बार बार ये जो इस्तेलाहात हैं और ये जो स्टेटमेंट मैं सुनता रहता हूँ, जी, अटैकिंग क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट, व्हाट इज़ दैट? वो तो आप जाके ओपनिंग बैटिंग करते हुए तो अचानक अटैकिंग क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस फॉर्मेट की क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि यू कैरी ऑन योर टीम टू दैट लास्ट ओवर, 20th ओवर, इन ए मैनर कि आप एक चैलेंजिंग स्कोर खड़ा कर दें आप डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन अब चैलेंजिंग स्कोर कमर साहब जिस ज़माने में रिपोर्टिंग करते थे, शुरू की थी जब, वो था 240, 230, 200 भी बहुत था। 92 के वर्ल्ड कप में 250 पाकिस्तान ने किया तो पूरी कौम श्योर थी कि अब ये वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन अब 350 के ऊपर भी आपको वनडे क्रिकेट में सोचना पड़ता है। तो ये है जनाब मॉडर्न डे क्रिकेट, इसी को अडॉप्ट करने की बात हो रही है। इससे मजीद बात करेंगे इस ब्रेक से। जब वापस आएंगे तो कमर साहब से मैं ज़रूर जानूंगा, जब हमने कोचेज हायर किए हैं, फेलेंडर, मैथ्यू हेडन, और इनका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या वर्ल्ड कप के लिए ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली ला सकेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदेद, और बात कर रहे हैं जनाब हम अब डोमेस्टिक क्रिकेट की, जिसके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की आज अनाउंसमेंट हुई। और डोमेस्टिक के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने देखा कि सीनियर खिलाड़ी ज़्यादा मौजूद नहीं है। फिर बोर्ड ने इसकी वजाहत दी कि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो डोमेस्टिक कैश के लेने के बजाय इवेंट बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको लेने पे तरजीह दी। लेकिन अभी कुछ देर पहले अबू बकर, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उन्होंने खबर फाइल की कि मोहम्मद आमिर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो डोमेस्टिक कैश को लेने से इनकार किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, ये क्या मामला है? क्योंकि बोर्ड की जानिब से ऐलान करदा फहरिस्त में तो मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, फिर मोहम्मद आमिर का क्या मौक़िफ़ है? और देखें गफार, आपको पता ही है कि मिसबा और वकार की वजह से उन्होंने एक रिटायरमेंट दी थी, और रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तानी सर्कल के अंदर हमें खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। ताहम आज जब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट सामने आई तो उसके अंदर मोहम्मद आमिर को नॉर्दर्न की टीम का हिस्सा बनाया गया और ए कैटेगरी में शामिल किया गया, जिसके एवज उनको 2.5 लाख रुपए माहाना मिलने थे। ताहम मोहम्मद आमिर इस वक्त वेस्ट इंडीज में मौजूद हैं, और उनका ये कहना, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं फौरी तौर पर रिटायरमेंट वापस लेने के बारे में नहीं सोच रहा, और ना ही मुझे अभी डोमेस्टिक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नई मैनेजमेंट के आने का इंतजार कर रहा हूँ, नई मैनेजमेंट के आने के बाद
ही फैसला करूंगा कि मैंने आया वो कि बकर आपको नहीं लगता कि retirement बोर्ड वापस को लेनी इस है या बात नहीं का इल्म था, और ऑब्वियसली एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है उनके तनाज़ात की, और अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने रिटायरमेंट ली फिर भी नाम डाल दिया उनसे पूछे बगैर? लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैसेज तो जरूर दिया मोहम्मद आमिर को कि वो अच्छा। डोमेस्टिक का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जो नई रजीम है, खासतौर पर रमीज राजा, वो उनकी फहरिस्त में शामिल होने की एक वजह ये भी जरूर जाहिर होती है कि रमीज राजा चाहते हैं कि वो भी मोहम्मद आमिर को दोबारा डोमेस्टिक का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अब इसमें मुशावरत की है मोहम्मद आमिर से या नहीं की, ठीक इस है। पे जरूर सवालिया निशान उठता है, क्योंकि मोहम्मद आमिर का तो दो टोक ये कहना है कि मैंने फौरी तौर पर रिटायरमेंट लेने का भी कोई फैसला नहीं किया और ना ही मैं मौजूदा जो डोमेस्टिक सीजन है वो खेलना चाहता। चलिए, अब अजीब सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट का ट्रेडमार्क स्टफ के खिलाड़ी का नाम जो है वो फहरिस्त में मौजूद है, वो कह रहा है जी मैं खेलने नहीं चाहता। आप ही क्या राय है कमर साहब? वैसे भी मोहम्मद आमिर कुछ अरसे से क्रिकेट नहीं खेले हुए, और अब तो शाहीन शाह अफरीदी, इवन आप देखें हारिस रऊफ, हसनैन, फिर हसन अली, और पीछे भी बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए मुकाबला सख्त हो गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में टीम में नाम आने के बाद भी वो नहीं खेलना चाहते। क्या आपको लगता है, क्या वो नहीं खेलना चाहते क्रिकेट? आपकी क्या राय है इस पर? कभी रिटायरमेंट की खबर आती है, कभी न खेलने की खबर आती है, कभी वो क्रिकेट छोड़ने की का स्टेटमेंट देते हैं। मैं समझता हूँ कि हर खिलाड़ी लीग को, खेल रहे हैं वो करीबन प्रीमियर लीग में, हर खिलाड़ी को ये हक पहुँचता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो या ना हो। ठीक है। अगर वो नहीं खेलना चाहते पूरे सीज़न, तो जाहिर है कि वो नहीं चाहेंगे, तो फिर बोर्ड भी उनको कहेगा कि भाई आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी आए करें, और हो सकता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से फारिग भी कर दिया जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है। अब तो होगा ऐसा जब जैसे उन्होंने बयान दे दिया। जी हाँ, तो फ्यूचर लगता है आपको कमर साहब? रमीज राजा साहब का एक हार्डलाइन स्टांस तो रहा है, वो चाहते थे कि ऐसे प्लेयर्स को ना आए, लेकिन मुझे भी थोड़ी हैरानगी हुई कि उनका नाम मौजूद था फहरिस्त में, जबकि बहुत इजीली जो है शायद वो इन हालात में, जब वो पहले ही जो है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके, शायद वो मिस आउट करते, बट उनका नाम शामिल है। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? देखिए, जिस तरह से वर्ल्ड कप T20 की टीम अनाउंस हो गई है, तो और मुझे यकीन है कि इसमें चेंजेस होंगी। ठीक है। इसलिए कि मोहम्मद वसीम ने जो टीम सेलेक्ट की है, वो खुद ही इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि चेंजेस हो जाए। जी जी बिल्कुल। तो सर्टेनिटी एक सिलेक्शन में नहीं है। हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट में यही रहा है कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सेलेक्ट हुई, तो पाकिस्तान के वन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ने, शफकत नगमी उनका नाम था, जी 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 जी, उन्होंने टीम चेंज कर दी। एग्जैक्टली हुआ था, और बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो ये कोई पाकिस्तान की क्रिकेट में नई चीज़ नहीं है। ठीक है। आई होप कि रमीज राजा, जिन्होंने अभी अहदा संभाल लिया है नया एज ए चेयरमैन ऑफ PCB, इन सब चीज़ों की तारीख पर भी नज़र रखें और देखें कि क्या माजी में होता रहा है और क्या ये खुद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ पॉजिटिव माइंड से अगर हर चीज़ का वो फैसला करेंगे जी, तो बेहतरी पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत आ सकती है। एक फैसला बड़ा अच्छा किया, स्क्रीन पे आपको दिखा भी देते हैं वही चार्ट जिसके अंदर तमाम वो इजाफा जो आमदनी में हुआ खिलाड़ियों की, उसकी जो तफसीलात मौजूद हैं। तो कमर साहब, A+ कैटेगरी में 10 खिलाड़ी स्क्रीन पे भी आ गया। 2.5 लाख रिटेनरशिप है सिर्फ, ये मैच फीस अलग है, मैन ऑफ द मैच अलग है, डेली अलाउंस अलग है, सीधा सीधा आपको पूरे साल 2.5 लाख, इसी तरह 1,85,000 40 क्रिकेटर्स को मिल रहे हैं जो A कैटेगरी में, जो सबसे बड़ी तादाद है इस वक्त आपके जो बासलाहियत प्लेयर्स हैं। तो ये काम रमीज राजा साहब ने बड़ा अच्छा किया कि सब खिलाड़ियों की तनख्वाह में इजाफा किया। तो वो जो खिलाड़ियों के अंदर थोड़ा सा डीमोरलाइज हो गए थे, आप तक भी बहुत इस तरह की खबरें पहुंची होंगी, ये आप समझते हैं कितना मोरल बूस्टिंग होगा? और उसके बाद कोई शिकवा तो नहीं बनता ना प्लेयर्स का? देखिए, डिपार्टमेंटल टीम्स को ख़त्म करने के बाद, एक नई सिस्टम और नए फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करने के बाद, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ज़बू हाली और जो परेशानी का आलम खिलाड़ियों में हो गया था, मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा ने ओहदा संभालते ही सबसे अच्छा काम यही किया है जी, कि उन्होंने इन खिलाड़ियों के तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट फीस उन्होंने बढ़ा दी है। दूसरा, उनका जो ज़बरदस्त इमीडिएट फैसला था वो 2 कोचेस को अपॉइंट करने का, जी जी, वर्नन फ्लैंडर और मैथ्यू हेडन का। मैं फेसबुक पे देख रहा था, आपके साथ तस्वीर खिंचवाई हुई है, एक जगह खाना भी आप लोग बैठ के खा रहे हैं लंदन के अंदर। तो ये बड़े सरप्राइजेस थे। गो के मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मुझे 10 दिन पहले एक इंडियन सहाफ़ी ने ये दोनों नाम बताए थे, और ये इस शर्त बताया जो दोस्ती यारी होती है कि आप ये रिवील नहीं करेंगे क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं हुई। लेकिन चलें, वो एक बिहाइंड द सीन स्टोरी है। आपकी राय क्या है दोनों के अपॉइंटमेंट पर? मैं समझता हूँ कि वक़ार यूनुस और मिसबाउल हक के जाने के बाद रमीज़ राजा का ये प्रॉम्प्ट, ये 2 फैसले जो हैं कोचेज़ अपॉइंट करने के या खिलाड़ियों की फ़ीस बढ़ाने के,
ये काबिल सताइश है, इसकी वो अप्रिशिएट करना चाहिए। वर्नन फिलेंडा जी जी केप से ताल्लुक़ रखते हैं, केप टाउन के वो खिलाड़ी हैं और वो बेहतरीन, मैं समझता हूँ जो कुछ भी मैंने उनको देखा है जनूबी अफ्रीका से खेलते हुए और कैंट काउंटी से खेलते हुए काउंटी क्रिकेट में, जी जी, तो काफ़ी क्लोज हैं मुझसे रहे हैं वो। जब से वो टेस्ट क्रिकेट में आए और डेब्यू किया उन्होंने, तो ब्यूटीफुल स्विंग बॉलर, कंट्रोल्ड बॉलर और नहायत ही नफीस, मॉडेस्ट और हम्बल किस्म के इंसान। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन एज ए कोच, एज ए बॉलिंग कोच, ठीक है, बहुत ही वैल्यूबल होगी पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए। चलिए देखते हैं। हसन अली ने भी आज वैसे बात की कि जब वो आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ है जो फिलहाल के तालीम, मैं कल आकाश चोपड़ा को सुन रहा था कि मुश्किल पिचेस पे भी अपनी बॉल से कंट्रोल के ज़रिए विकेट हासिल करने का वो हुनर जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मुश्किल हालात में आपने बहुत बहसे फास्ट बॉलर कैसे खुद को ढालना है, ये वो सिखा सकते हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप भी क्यों ना हो। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंची है, इसके बारे में मज़ीद आपको तफसीलात बताएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हमने बड़ी बात की, लेकिन कल एक रात स्टोरी पहले इंटरनेशनल सतह पर आई, जहां पर अफगानिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम का जिक्र था कि वो पेशावर पहुंचे हैं तुरखम के रास्ते और फिर आज लाहौर पहुंचे। स्क्रीन पर अभी मनाजिर भी आपके सामने थे। और मामला क्या है, उमैद वसीम डॉन अखबार के फुटबॉल रिपोर्टर, बड़ी इनकी गहरी निगाह होती है पाकिस्तान फुटबॉल पर। लेकिन उमैद, आपकी स्टोरी भी मैंने पढ़ी, एग्जैक्टली मामला है क्या? ये जो टीम है ये कहाँ पर मैसूर हो गई थी अफगानिस्तान में, और फिर इनके पाकिस्तान आने के पीछे ये पूरी कहानी है क्या? जी वफात, बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली हुआ ये कि ये जो मेंबर्स जो आए हैं पाकिस्तान, ये थे अफगानिस्तान जूनियर विमेंस टीम के। तो इनकी जो नेशनल टीम के जो प्लेयर्स थे ना, नेशनल विमेंस टीम के प्लेयर्स, वो चले गए थे ऑस्ट्रेलिया। ये जो पूरा इनका जो काफिला था, ये जा रहा था एयरपोर्ट 26 अगस्त को, जिस वक्त एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है। तो ये लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में फंस गए थे। काफी दिन तक काफी NGOs वगैरह काम कर रहे थे कि इनको पाकिस्तान लाया जाए। बेसिकली इनको जाना था कतर, लेकिन फिर ये तकरीबन आप समझ लें कि 2-2.5 हफ्ते लगे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स हुए, यहाँ पे कुछ NGOs हैं, वो ब्रिटिश बेस्ड NGOs हैं, वो इस पे काम कर रहे थे। फिर जो PFF है यहाँ की, जिसको फीफा नहीं मानती, जो कोर्ट इलेक्टेड PFF है, उसके नुमाइंदे थे। तो उनकी काविशों की वजह से ये वहाँ से इवैक्यूएट हो गए, फिर ये बॉर्डर आए। कल एक बड़ा लंबा प्रोसेस था, तकरीबन सुबह 11 बजे से ये वहाँ तोरखम पहुंचे हुए थे। रात को 11 बजे इनको फाइनली पाकिस्तान में एंट्री मिली है और फिर ये वाया पेशावर लाहौर पहुंचे। तो मैथ वही जो हमारी एक अप्रोच रही है हमेशा, अफगानिस्तान के चाहे पनाह गुज़ीन हो या जब मुश्किल वक्त आए तो पाकिस्तान हमेशा मदद को तैयार होता है। आपको कमर भाई बैठे हैं, इनसे बात करता हूँ कि अफगानिस्तान की तो पूरी क्रिकेट टीम भी यहीं जो है वो परवान चढ़ी है, यहीं सीखे हैं। सो वही हमेशा की तरह एक अच्छा जेस्चर और एटलीस्ट स्पोर्ट्समैन की, चाहे वो फुटबॉल टीम हो या वुमेन हो, मेंस हो, पाकिस्तान ने तो हमेशा ही ताउन किया है। जी बिल्कुल। ये तो फिर जहाँ तक फुटबॉल का सवाल है, ये पाकिस्तान में पहले भी अफगानिस्तान के फुटबॉलर्स आ चुके हैं और इस तरह क्रिकेट प्लेयर्स तो यहीं पे उन्होंने क्रिकेट सीखी है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है, क्योंकि फीफा इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। फीफा को पे काफी तनकीद हो रही थी कि आप इन्वॉल्व हों, इस चीज में आगे बढ़ें और इनको किसी तरह कतर पहुंचवाएं। लेकिन ये सारे एफर्ट्स, मतलब आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो, और जो ये NGOs हैं, उनको आपको बहुत प्रेज करना होगा कि ये उनके एफर्ट्स की वजह से हैं, क्योंकि इनको बड़ी थ्रेट्स थी वहाँ पे तालिबान की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका उमैद। और हमारी अपनी फुटबॉल चाहे सस्पेंड हो लेकिन हम फिर भी दूसरी टीम की मदद करते हैं। और हमने लास्ट मिनट आपको मेरे पास मौजूद है, तो कमर भाई हमने तो हमेशा ही मदद की है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की तो पूरी कहानी हमें पता है कि वो यहीं पर पेशावर में और गिरदोनवाब में सीख कर, और अब वो T20 की एक बड़ी अच्छी टीम है। देखिए, मेरे बहुत सख्त रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सिलसिले में कि क्या ये अफ़गानिस्तान की फ़ुटबॉल टीम है या क्या ये रेफ्यूजीज़ हैं। तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप देखें ना, अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट थी कि औरतों की जो क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया जी प्रॉब्लम तो है वहाँ पर, और नहीं गई, तो ऑस्ट्रेलिया ने थ्रेट कर दिया कि हम आपकी मर्दों की टीम से भी नहीं खेलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपने जैसे कहा ना कि वो जो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र की कमर भाई, तो ये जो स्टोरी है मुझे लगता है ये भी वहाँ बड़ी इसको महसूस किया जाएगा, क्योंकि ये टीम वहाँ से खौफ के वजह से यहाँ पहुँची है अपने अहले खाना समेत,
और जान का खौफ था, लेकिन देखते हैं भारत इस मामले का हल क्या निकलता है। इस पर मजीद अपडेट भी आपको आने वाले प्रोग्राम में फराहम करते रहेंगे। कमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो वनडे सीरीज का आगाज़ होना है बड़ा अच्छा आगाज़ हो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को जीत की ज़रूरत है, नई मैनेजमेंट है, नए चेयरमैन है, जीत मिलेगी तो सब कुछ ठीक लगेगा। प्रोग्राम आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।